तो आज का कार्यक्रम यह है, पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं, हमने इसे बैरियर के दूसरे तरफ कहा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग नॉलेज जो प्रोफेशनल्स नहीं चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जाने। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आज देखने जा रहे हैं वे बहुत कठोर और आक्रामक घरेलू सत्य है और आपको जो कुछ भी दिखाई देने वाला है वह पसंद नहीं आ सकता है। इसलिए यह ईमानदारी से है, यह सच्चाई है और आपको बस इसके साथ निपटना है। ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं चाहते हैं कि आप लोग जानें, इसलिए वे फाइनेंशियल मार्केट्स में आप लोगों के मुकाबले इंफॉर्मेशनल एडवांटेज में हैं। हम कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखने जा रहे हैं, ब्रोकर्स, एजुकेटर्स और रिटेल ट्रेडर्स। इंडस्ट्री में आपकी साइड कैसे काम करती है, इसलिए बेसिकली यह प्रोफेशनल साइड नहीं है और हम डिफरेंसेस को देखने जा रहे हैं। हम इन्वर्जन नैरेटिव पर नज़र डालने जा रहे हैं। तो क्यों वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स यूके, यूरोप और एशिया में पैसे खो देते हैं और क्यों अमेरिका में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स पैसे खो देते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स डिफरेंसेस हैं और हम धोखेबाज एजुकेटर्स, नकली ट्रेडर्स को भी देखने जा रहे हैं कि कैसे ये लोग अपने बारे में एक नैरेटिव मतलब कहानी बनाते हैं और सिंपल रिटेल ट्रेडर्स को विश्वास दिलाते हैं कि वे आपको क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इन लोगों को कैसे पहचाना जाए और फिर हम यह देखने जा रहे हैं कि आप एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर्स के रूप में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परवाह क्यों करते हैं। यहाँ कितने लोगों ने एक्चुअल में ट्रेडिंग की है, किसके पास ब्रोकरेज खाता है। ठीक है, तो यह काफ़ी है। कमरे का 40%। जिसने नहीं किया है, जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो कमरे में बहुत कम लोगों ने एक्चुअल में कभी बटन नहीं दबाया है। ठीक है, यह काफ़ी दिलचस्प है। तो हम इसकी परवाह क्यों करते हैं। ठीक है, लोगों ने कोशिश की है और मेजॉरिटी लोग पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की है, अगर आपने रिटेल ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ नहीं किया है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपके पास मॉर्गेज है, आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना घर है, आपके पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप फाइनेंस इंडस्ट्री में जो भी हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट हैं। लेकिन एक और कारण भी है, पेंशन। पेंशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलतः 70 के दशक में स्थापित किया गया था, वेस्टर्न वर्ल्ड में फेल रहा है। पेंशन का प्रश्न क्या है। पेंशन का सवाल यह है कि क्या मैं रिटायरमेंट में इनकम प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं रिटायरमेंट में अपना जीवन जी सकता हूँ, और पेंशन समाधान वह इनकम प्रदान करता है। लेकिन कोई भी रिटायर नहीं हो सकता है। यूके में एवरेज पेंशन अमाउंट क्या है। एवरेज पेंशन लगभग 30,000 पाउंड है। अमेरिका में डॉलर के संदर्भ में यह लगभग 60 से 70 हज़ार डॉलर है। यूरोप में यह ब्रिटेन के लगभग 30,000 पाउंड के बराबर है, तो लगभग 40,000 यूरो। एशिया में अलग अलग डिग्री हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर में दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेंशन वैल्यूज़ हैं। एवरेज पेंशन वैल्यू $3,30,000 है। लेकिन इसके लिए कारण है जो एक और लेक्चर है। लेकिन अनिवार्य रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड में पेंशन्स फेल हो गए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, बूमर्स और जेनेक्सिस हताश हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे रिटायर नहीं हो सकते। So people are always looking for a solution. इसलिए लोग हमेशा सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं और यही कारण है कि लोग इस तरह के सेमिनार्स में आते हैं। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। आप अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें यह एहसास हुआ है। सभी को यह एहसास हुआ है और साथ ही एक संपूर्ण इंडस्ट्री एक कहानी के इर्द गिर्द बनाई गई है जो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस प्रदान करती है, जो अनिवार्य रूप से डेस्परेट मिडिल क्लास के मूर्खों के लिए है। अब सीखने का यह विचार कि सब कुछ स्वयं कैसे किया जाए, यह एक नेक विचार है, लेकिन यह खतरों से भरा है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे हैं जो आपको मिडिल क्लास के मूर्ख के रूप में पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। और वे बुरे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, वे केवल उनके लिए ही अच्छी हैं। और इंस्टीट्यूट में हमारा निरंतर कैंपेन बेसिकली सबसे पहले आपको यह दिखाना है कि यह एक्चुअल में कैसे काम करता है। आपको बेसिकली यह सिखाना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ताकि आप यह समझ सकें कि पैसा कैसे लॉस न करें, सभी ट्रैप्स में कैसे न फंसें। एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के रूप में सभी क्लासिक गलतियां कैसे होती हैं। और फिर दूसरी चीज़
जो हम करते हैं वह एक्चुअल में आपको सिखाती है कि फिर कैसे पैसे कमाए जाएं। इसलिए इस इंडस्ट्री में एक रिटेल व्यक्ति के रूप में पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास कोई डाउनसाइड न हो। सभी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें न करें, सीखें कि बेसिकली सभी गलतियों से कैसे बचें। फिर यह सीखने के बारे में है कि समय के साथ पैसा कैसे कमाया जाए। और हम इस सेमिनार में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उदाहरण के लिए करीब 5 वर्षों से क्लोज सेमिनार्स में। इसलिए यह कभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे और यही कारण है कि आज हम इसे फिल्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसे यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं और पूरी दुनिया इसे देखने जा रही है। और यही कारण है कि अगर आपने इस फ्रेज के बारे में सुना है तो आपको जागरूक होना चाहिए। ठीक है, आज आपको जो सिखाया जाएगा उसे लगभग हर रिटेल ट्रेडर कभी नहीं समझ पाएगा। Every retail trader will never ever figure it out. और यह बहुत सरल और सीधी बात है, लेकिन मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स, वास्ट मेजॉरिटी, इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। और भले ही वे समझ पाएं, वे एक ऐसी यात्रा पर रहे हैं जहां उन्होंने इसे समझने के लिए बहुत पैसा खो दिया है। यह अब व्यर्थ है। इसलिए यहाँ हम सचमुच आपको जीवन भर के नुकसान से बचा रहे हैं। यदि आप 10 साल के नुकसान के दशक के बाद इसे समझते हैं तो यह एक्चुअल में उपयोगी जानकारी है। पहली बात जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में प्रवेश करते समय करनी होगी, यदि आप एक नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, पहली चीज़ जो आप करेंगे वह है इंडस्ट्री का एनालिसिस करना। विनर्स कौन है, लूजर्स कौन है, इंडस्ट्री कैसे स्थापित है, मैं किन पैरामीटर्स में काम कर सकता हूँ, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, मुझे किन गलतियों से बचना चाहिए। यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप एक स्मार्ट बिजनेस पर्सन के रूप में ऐसा करेंगे, तो आप इसे ट्रेडिंग में क्यों नहीं करेंगे? यह पहली चीज़ है जो आपको करनी है। और पिछले 30 वर्षों में कुछ मेजर ट्रेंड्स रहे हैं जो एक्चुअल में रिटेल को प्रभावित करते हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके महत्वपूर्ण परिणाम हैं। पहला यह है कि बाजार कैसे स्थापित किया जाता है। एक्सचेंजेस का मालिक कौन है? एक्सचेंज वह जगह है जहां सभी बिजनेस क्लियर हो जाते हैं। हर बार जब आप बटन दबाते हैं तो ऑर्डर एक ब्रोकर के माध्यम से, एक इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से एक्सचेंज तक जाती है। सभी एक्सचेंजेस के मालिक कौन है? खैर, हमारे पास यह है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE का मालिक NYSE और यूरोनेक्स्ट है। यह बाजार में बिजनेस की मेजॉरिटी है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का मालिक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, नाइमेक्स और कॉमेक्स है। इसलिए बेसिकली हमारे पास मोनोपोली ड्यूओपोली है। इसका क्या मतलब है? हम क्या सोचते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ इकोनॉमिक्स कौन करता है? क्या हम मोनोपोलीज को पसंद करते हैं? मोनोपोलीज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Do we like them? What's the negative of monopolies? काफ़ी संभावित रूप से प्राइसिंग पावर और कंट्रोल। इसलिए हम बाद में उस पर वापस आएंगे। लेकिन अब बेसिकली कुछ कंपनीज एक्सचेंजेस के मालिक हैं और मोनोपोली होने से वे चाहें तो बाज़ार को कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ार कैसे सेटअप किया जाता है, प्लेयर्स को कैसे काम करना चाहिए, वे इस तरह के इंसेंटिवाइज पैरामीटर्स को एनकरेज करते हैं। हम बाद में फिर से इस पर आएंगे। दूसरी, टेक्नोलॉजी। जाहिर है कि टेक्नोलॉजी ने पिछले 30 वर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़े पैमाने पर रिटेल ट्रेडर्स के पार्टिसिपेशन में वृद्धि की है। 30 साल पहले आप एक ब्रोकर को फ़ोन पर कॉल कर रहे होते थे और फ़ोन पर जो भी प्राइस मिलती थी उसे स्वीकार कर लेते थे। अब आपके पास क्या है? इंटरनेट की पहुंच, इंटरनेट कैपेबिलिटी, स्पीड्स, एंट्री के लिए बहुत कम बैरियर। हर कोई अपने बेडरूम या अपने फ़ोन से ट्रेड कर सकता है। बहुत आसान एक्सेस। क्या यह ज़रूरी है कि यह अच्छी बात है? यदि आपके पास एक्सेस है तो क्या इसका मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग में अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर, माइक्रोचिप्स, प्रोसेसिंग स्पीड्स बड़े पैमाने पर बढ़ी है और फिर इसने रिटेल ट्रेडर्स की पहुंच को प्रभावित किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। फिर से एंट्री के लिए कम बैरियर्स। फाइनेंशियल मार्केट में सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी और आपके लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसलिए जीवन को आसान बनाना, इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है कि ट्रेडर प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास बेहतर पहुंच और बेहतर क्षमता होनी चाहिए। यह आपकी अधिक मदद करने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे कमा सकते हैं। रेगुलेटर्स।
पिछले 30 वर्षों में फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी समस्या आई है, रेगुलेटर्स ने उन्हें होने से पहले रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा हमेशा बाद में हुआ है। रेगुलेटर्स दुनिया के लगभग हर ज्योग्राफी में हमेशा इनएक्टिव और रिएक्शनरी रहे हैं। इसलिए 2010 में रिटेल ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य इंस्ट्रूमेंट में से एक डिफरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में बैन कर दिया गया था क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अधिक पैसा बहुत जल्दी खो दिया था। 2010 में आईबी कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या कोई जानता है कि आईबी का मतलब क्या है? अगर आपको पता है तो इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्री में हैं और आप ब्रोकरेज की तरफ हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप ब्रोकर हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यह सेमिनार पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आईबी का फुल फॉर्म इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर है। हम बाद में उन पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि लोग ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर रिटेल ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कमीशन मिलता है। उन्हें 2010 में सिंगापुर में बैन कर दिया गया था। आपको क्या लगता है कि उन्हें बैन क्यों किया गया था? हमें क्यों लगता है कि उन्हें सिंगापुर में बैन किया गया था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। बहुत सारे बुरे लोग सिंगापुर में आ रहे थे, जैसे कि वे पूरी दुनिया में आते हैं और लोगों को बकवास सिखा रहे थे, उन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डाल रहे थे और हर कोई बर्बाद हो रहा था और अपना पैसा खो रहा था। इसलिए रेगुलेटर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया और उन पर बैन लगा दिया। और यह रेगुलेटर्स की खासियत है कि वे घटना के बाद ऐसा करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यदि आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो इतिहास हमें बताता है कि एक रिटेल ट्रेडर के रूप में आपको खुद को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि रेगुलेटर आपको बचाने नहीं जा रहा है। वे पैसिव रिएक्शनरी हैं। आप अपना सारा पैसा खो देंगे और फिर वे बाद में कानून बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका काम हो गया, आप खेल से बाहर हैं।